चलो अब मैं एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहा हूं। टुडे वी आर लर्निंग बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। इन दैट फर्स्ट टर्म इज ट्रांजैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी यू कैन से इंसिडेंस हो रहा है विच इज अ फाइनेंशियल इंसिडेंस, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम एक स्टेशनरी के शॉप में गए एंड वी आस्क्ड फॉर अ पेन। पेन परचेज करने के लिए मैं स्टेशनरी के शॉप में गया, तो स्टेशनरी वाले को मैंने पूछा कि भैया जी ये पेन कितने का है? तो उन्होंने बोला सर ये पेन 10 रुपीज का है। तो मैंने पेन लिया एंड 10 रुपीज उसको पे किया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ अ पेन। एज सिंपल एज दैट। Transaction of purchase of a pen. So what is transaction? Exchange of goods or services. गुड्स भी हो सकता है या सर्विस भी हो सकता है। जी हाँ। सर्विस मतलब कैसे, उसका एक एग्जांपल लेता हूं। सुबह में आप लोगों ने डिसाइड किया, आर्यन ओके यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा, या यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा, लिसन टू द एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली। ठीक है, ओके। आप लोगों ने, यू ऑल डिसाइडेड that we want to go to Nikhil Commerce classes for attending accounts lecture. ओके आप घर पे से नीचे उतरे और आपने रिक्शा वाले को बोला, रिक्शा वाले भाई साहब हमें निखिल कॉमर्स क्लासेस में जाना है, कैन यू प्लीज टेक अस ओवर देयर? रिक्शा वाले ने बोला ठीक है बैठ जाइए, और आप वहां से मिनिमम मीटर में निखिल कॉमर्स क्लासेस पे वहां पे आ गए। रिक्शा वाले को आपने पूछा कितना पैसा हुआ, उन्होंने बोला 22 रुपीज हुआ। यू पेड 22, आप रिक्शा में से उतर गए और आप क्लास में पहुंच गए। नाउ दिस वॉज अगेन अ ट्रांजैक्शन। आपने रिक्शा का सर्विस लिया। ऐसा तो है नहीं 22 पे करके रिक्शा आपका खुद का हो गया, आप घर पे रिक्शा लेके आए, ऐसा तो नहीं है ना। आपने सिर्फ एक राइड परचेज किया, सर्विस लिया, और सामने आपने पैसा पे किया। अगेन दिस इज अ ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड। ऑनररी नहीं था। कंसिडरेशन मतलब सामने कुछ पेमेंट किया या करने वाले हैं, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड। ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट आता है, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट आता है, वैल्यूएशन आता है। जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में मैंने लिया कि पेन परचेज किया और आपने 10 रुपया पे किया, या सर्विस आपने लिया, रिक्शा वाले से आपने राइड लिया एंड यू पेड 22 रुपीज। मनी इन्वॉल्वमेंट वॉज देयर, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। These transactions must be recorded in the books of account. Monetary transaction जिसमें मनी या मनीज वर्थ इज बीइंग इन्वॉल्व्ड। इसके सामने दूसरा एक प्रकार है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में मनी या मनीज वर्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर गुड्स और सर्विसेज। जी हाँ, वैल्यूएशन नहीं हुआ पर आपने गुड्स के सामने गुड्स दे दिया। जैसे पहले के जमाने में होता था, याद करो, बहुत पहले के जमाने में ऐसा होता था कि आप समझो आप किसान है, यू आर अ फार्मर, ओके। तो आप अपने फील्ड में जो भी ग्रो करोगे, ग्रेन ग्रो करोगे, आप फर्नीचर वाले के पास में जाओगे, आप फर्नीचर वाले को बोलेंगे कारपेंटर भाई को कि कारपेंटर भाई आई वॉन्ट अ फर्नीचर, आई वॉन्ट अ वार्डरोब एंड अ बेड। ओके, मेरे पास में ग्रेन ये टाइम पे प्रोड्यूस हुआ है तो मैं आपको ग्रेन दे देता हूं और आप मुझे फर्नीचर दे दीजिए। तो ये बार्टर सिस्टम पहले चलता था। याद करो, आपने स्कूल में पढ़ा होगा सोशल साइंस में, बार्टर सिस्टम, राइट? बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स।
विदाउट वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स। समझो वो फार्मर ने एक वॉर्डरोब और बेड परचेज कर लिया और उसके सामने 2 गुनी भर के उसने अनाज दे दिया, ग्रेन दे दिया 2 गुनी भर के, और फार्मर अपना कारपेंटर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेट अस से फॉर एग्जांपल, ये मैं बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मनीज वर्थ नहीं है, आई हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू मनी, तो वी कैन नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, it is a barter transaction, cannot be recorded in the books of account। money measurement concept bolta hai that you can record the transaction in the books only when it can be converted into money or money's worth, otherwise aap use record nahi kar sakte hain। so that was non monetary transaction। we were basically discussing about transaction terminology। transaction दो प्रकार के होते हैं, monetary transaction एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो रिकॉर्ड भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इट इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन, इट कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर जाते हैं, उसके भी 2 प्रकार है। चलो आप कॉपी करो भाई, प्लीज राइट इट डाउन। 2 प्रकार है, लिख दो बच्चों। In this monetary transaction, we have 2 categories, cash transaction and credit transaction। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों, राइट? इसीलिए इसको बरोबर समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन समझना पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां पे कैश ट्रांजैक्शन, कैश वर्ड का मीनिंग आप ऐसा मत समझना कि हार्ड कैश, मतलब बैंक से भी पेमेंट किया, चेक से भी पेमेंट किया, then also it is a cash transaction, this you have to understand। so there are 2 types of transaction, cash transaction, credit transaction। in cash transaction whenever you are purchasing some goods or taking service and you are making payment immediately, it is called as cash transaction, means settlement is done immediately। चाहे I repeat, कैश का मतलब ऐसा मत समझना कि सिर्फ कैश, इट कैन बी पेड बाय चेक, इट कैन बी पेड बाय वॉलेट। हाँ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आपको मालूम है, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम यूपीआई ऐप है, फ्री चार्ज है, फलाना है, ढिमका है, जो भी है वो तुरंत आपने पे कर लिया तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन बाय वॉट एवर वे, आइदर कैश और चेक या वॉलेट चलेगा। लेकिन आपने पेमेंट तुरंत न करते हुए आपने उधारी पे गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया है, टू बी पेड इन ऑन अ लेटर डेट। पेमेंट करना है, मुफ्त में नहीं लेना है, बट टू बी पेड ऑन अ लेटर डेट, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यस गाइस, तो मैंने एक एग्जांपल नीचे लिया है, देखो, पेन परचेज्ड। ओके, तो हमें क्या मिला? पेन मिला। कितने रुपए का था? 10 रुपए का था, हमने 10 रुपया पे किया, तो रिसीव्ड पेन एंड गिवन कैश ₹10। मैंने पे क्या किया? 10 रुपीज कैश मैंने पे किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पेड ₹10 कैश। प्लीज राइट डाउन बच्चों, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो लिख लो। दिस विल बी कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। जी हाँ। एज अगेंस्ट दैट, ऑपोजिट साइड पे देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ लो मैंने मोबाइल परचेज किया और मैंने मोबाइल वाले भाई साहब को बोला कि देखो भाई, मेरे पास में पूरा पैसा अभी नहीं है, मैं थोड़ा पैसा देता हूं पर बाकी का पैसा मैं 1 महीने के बाद दूंगा, 1 महीने का क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। उसने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ आपको पहचानते हैं, आपका पैसा कहीं नहीं गया, डोंट वरी, आप ये ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए। तो मुझे मिला क्या? मोबाइल। मैंने अभी तक पैसा दिया नहीं है, मैं 1 महीने के बाद देने वाला हूं, उधारी पे लिया हुआ है। दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड हेंस इट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट इमीडिएटली, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, goods are received but settlement is not complete, it is on credit basis, that's why credit transaction। चेक कर लो बच्चों, ट्रांजैक्शन को मैंने अभी तक ट्रीट किया है। Anyone any doubt in this? You can ask me now।
15 seconds for you to interpret and ask the question if any. एक आधा दो टर्म एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आप लोगों को पूछने वाला हूं. हाँ, you will have to give me the example and explain me, right? So be careful. चलो डन है. I'm going ahead. Yes, okay, yep, I'm going ahead. Second term I am coming on is a proprietor. Second term, please write down the second term, proprietor. Proprietor means owner of the business. इसे हिंदी में कहेंगे मालिक. मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर. ठीक है, ये सिंपल मीनिंग है. ओनर ऑफ द बिजनेस उसे कहते हैं प्रोप्राइटर. अभी कोई भी बिजनेस का ओनर है, समझ लो फॉर एग्जांपल निखिल कॉमर्स क्लासेस, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस. प्रोप्राइटर होता है वो सिंगल ओनर होता है. ही हैज ओनली स्टार्टेड द बिजनेस, ही हैज ओनली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. प्रॉफिट्स भी उसका है, लॉसेस भी उसका है, एज सिंपल एज दैट, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोप्राइटर. समझो आपके गली के एंड में कहीं पे, समझ लो मेन रोड पे कोई ग्रोसरी का शॉप है, ओके? और ग्रोसरी शॉप के भाई साहब जो है, भैया जी जो है, समझो एग्जांपल ले लेते हैं, शर्मा जी हैं. शर्मा जी ओनर है, तो ही इज कॉल्ड एज अ प्रोप्राइटर ऑफ द ग्रोसरी शॉप, राइट? नाउ every proprietor will have to bring amount from home in the business to start the business. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक कैपिटल चाहिए, बेसिक पैसा चाहिए. जगह खरीदेंगे, उसमें इक्विपमेंट खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, तब तो जाके मैं दुकान में मेरा गुड्स बेचूंगा ना भाई. तो प्रोप्राइटर जो भी पैसा घर पे से बिजनेस में लेके आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल ब्रॉट. कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस, ये वर्ड हम बोलते हैं कैपिटल. सो प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड कैपिटल. एम आई ऑडिबल बच्चों? यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो. ओके, राइट. शिवानी, कैन यू अनम्यूट? शिवानी? Yes, sir. Yeah, Shivani, are we clear with the terminology transactions? Yes, sir. Are we clear with the terminology proprietor? Yes, sir. And now we are learning capital. Okay? Yeah, ठीक है. Okay, sir. Yeah, you can mute. Okay, so please write down the third term, capital. Everybody. Amount brought from home और पर्सनल एसेट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है. पर्सनल एसेट्स का मतलब है घर पे से फर्नीचर लेके आया, घर पे से कंप्यूटर लेके आया, समथिंग लाइक दैट. टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. राइट इट डाउन. Yeah, I will repeat capital. Don't worry. I am repeating capital. ठीक है, मैं कैपिटल को रिपीट करता हूं. प्रोप्राइटर, मालिक, जो बिजनेस का मालिक है, वो जब घर पे से कुछ भी, मतलब अपने पर्सनल एसेट से कुछ भी बिजनेस में लेके आता है. आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा बच्चों कि बिजनेस अलग एंटिटी है और प्रोप्राइटर का घर अलग एंटिटी है. ये आपको पहले बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा. आपको ऐसा नहीं समझने का कि अरे हाँ सर क्या फर्क पड़ा, बिजनेस भी प्रोप्राइटर का ही तो है, प्रोप्राइटर ही तो ओनर है, ऐसा नहीं समझने का. बिजनेस अलग एंटिटी है, प्रोप्राइटर अलग एंटिटी है. जब प्रोप्राइटर घर पे से कुछ बिजनेस में लेके आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. समझो मेरा बिजनेस में, मुझे बिजनेस चलाने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए था और मेरे घर पे एक कंप्यूटर पड़ा था, तो वो कंप्यूटर मैं घर पे से बिजनेस में लेके आया
तो इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब इसका उल्टा ये भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, इसका उल्टा ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेस में से पर्सनल काम के लिए मैं घर पे कुछ लेके जाऊंगा उसे मैं कहूंगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स वर्ड कहां से आया? टू ड्रॉ, टू ड्रॉ माने टू विड्रॉ, पैसा उठाते हैं ना, वी कॉल इट एज टू ड्रॉ। तो अगर अगर मैं बिजनेस में से कुछ पैसे मेरे घर के लिए लेके गया तो उसे मैं कहूंगा ड्रॉइंग्स मेड, अमाउंट विड्रॉन, ड्रॉइंग्स डन। ये वर्ड मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं, यू विल राइट इट एज नंबर 6 आइटम, थोड़ी देर के बाद में लिखेंगे। लेकिन ये कैपिटल का उल्टा है। कैपिटल मतलब क्या बोला? घर पे से बिजनेस में लेके आए जो भी चीज उसे हम कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलते हैं, और उसका उल्टा बिजनेस में से घर पे लेके गए उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ओके, वो थोड़ी देर के बाद में वर्ड मैं लिखाऊंगा स्पेसिफिकली। सो आर्यन, आर यू क्लियर विद द वर्ड कैपिटल? आर्यन, आप अनम्यूट कर बोल सकते हो। जी हाँ, चलो ठीक है, राइट। आई एम गोइंग ऑन द फोर्थ टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज एसेट्स। ठीक है, अब मैं फोर्थ टर्मिनोलॉजी पे जाता हूं, एसेट्स। अब ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा एसेट्स, लेकिन अभी अकाउंटिंग वे से, कॉमर्शियल टर्म के हिसाब से हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, एसेट्स मीन्स व्हाट? एसेट्स मीन्स एनीथिंग which can be used in the business for future business terms। बिजनेस में फ्यूचर में हम यूज कर पाए उसे हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। आपके लिए ये वर्ड नया है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, लेकिन बहुत सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन यू। टेंजिबल का मतलब है विच आई कैन सी, फील एंड टच इज टेंजिबल। मैं यहाँ पे स्मॉल हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं। टेंजिबल के लिए मैं लिखने जा रहा हूं, द थिंग्स which we can see, feel and touch is tangible। ये tangible के लिए मैंने मीनिंग लिखा, आप देख सकते हैं। बच्चों आप लोग भी लिखो प्लीज, write it down। The things which we can see, feel and touch are tangible items। आपके आसपास में देखो tangible item क्या है। अगर आप स्टडी टेबल पे बैठे हो तो शायद आपके पास में पेन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, चेयर है, टेबल है, वॉर्डरोब है, बेड है, ऑल आर टेंजिबल थिंग्स। अब इसके सामने इसका ऑपोजिट इनटेंजिबल, तो मीनिंग बहुत सिंपल है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका ऑपोजिट है द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, फील एंड टच आर इनटेंजिबल एसेट। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ऐसा कैसा? टेंजिबल तो हम चलो समझ गए कि जिसको हम देख सकते हैं, राइट। अब जो नहीं देख सकते हैं वो भी एसेट कैसे हुए? जी हाँ, वो भी एसेट हुए, राइट। इसको डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, शॉर्ट एग्जांपल, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। आपने स्कूल स्टडीज में पढ़ा होगा द वर्ड गुडविल, शायद ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, गुडविल। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। जी हाँ, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। और एक वर्ड आपने पढ़ा होगा जो डे टू डे लाइफ में आपको काम में आता है, उसका नाम है कॉपीराइट। कॉपीराइट, किसने किसने ये वर्ड पढ़ा है? चैट में लिखो मी। अगर आपने ये वर्ड सुना है या पढ़ा है तो चैट में लिखो ME, मी। कॉपीराइट वर्ड पढ़ा है, सुना है? ओके, ओनली 1%, सिर्फ प्राची ने सुना है, ये और किसी ने सुना ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा।
अच्छा, अथर्व ने लिखा है मी, ओके ठीक है। अब मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत याद आएगा, डोंट वरी। ये वर्ड तो ऐसा है कि जो लगभग हर रोज इसका हम वायोलेशन करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे। कॉपीराइट इज अ राइट क्रिएटेड अगेंस्ट वर्क ऑफ एन आर्ट। आप लोग कभी कभी इंटरनेट गूगल से कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो कि नहीं करते हो? कोई मूवी डाउनलोड करते हो कि नहीं करते हो? कोई कोई जैसे पिंट्रेस्ट करके एक ऐप है, उसमें से आप किसी ने फोटो वगैरह बनाए हैं, वो आप डाउनलोड करते हो। तो ये आप जब डाउनलोड करते हो विदाउट परमिशन, पिंटरेस्ट में तो परमिटेड होता है, अलग बात है, लेकिन कोई वेबसाइट पे से आप अलग से डाउनलोड करते हो, इट इज वायोलेशन ऑफ द कॉपीराइट। कॉपीराइट मीन्स इट इज अ राइट क्रिएटेड अगेंस्ट एनी वर्क ऑफ आर्ट। कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो, माने सॉन्ग बनाया हो, म्यूजिक बनाया हो, कविता लिखी हो, पोएम लिखी हो, कोई बुक लिखी है, वीडियोग्राफी, कोई फिल्म बनाया है, यू नो, पेंटिंग है, ये कोई भी वर्क ऑफ आर्ट दूसरा कोई इसे कॉपी ना करे, इसके लिए इसको हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किया ना, वो भी एक प्रकार का मेरा एसेट है। जी हाँ, इट्स एन एसेट, intangible asset. Okay, it is called as an intangible asset. Okay, इसके डिटेल में मैं बाद में आऊंगा और इसके बारे में मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल हम आगे जाते हैं। तो आई एक्सप्लेन द फोर्थ टर्म, दैट इज एन एसेट। एसेट दो प्रकार के होते हैं, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट के एग्जांपल दे दीजिए। चलो, क्या क्या एग्जांपल सोच सकते हैं आप लोग? लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, जी हाँ, गुड्स, कैश, ये सारे टेंजिबल एसेट्स है, करेक्ट, विच आई कैन सी। इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या आएगा? गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। चलो ना, मैं एग्जाम्पल स्मॉल हैंड राइटिंग में लिख देता हूं, हाँ, तो आपको फ्यूचर में काम में आएंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं। चलो प्लीज राइट इट डाउन बच्चों, एग्जाम्पल लिख के रखो। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी रीत से हमें याद रहता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द एग्जाम्पल्स इमीडिएटली। बाय वे ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। चलो डन है। ओके, 1 to 4 एक बार ऑब्जर्व करके जाओ बच्चों, 1 to 4, राइट, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक एक बार ऑब्जर्व करके जाओ आप। हमने ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया और एसेट्स तक हमने डिस्कस किया है, राइट। 1.5 minute the session will expire, immediately we will log in. ओके, चलो रेफर करो, 1 to 4 रेफर करो। आई एम गिविंग यू 1.5 minute। चलो बच्चों, आई थिंक वी आर बैक, राइट। Anybody any doubt in 1 to 4 terminology? You can ask me now. Chalo, I am giving you 10 seconds, 15 seconds to respond. Anyone, any doubt? You can ask me now. 15 seconds to respond. First term was transaction. उसके अंदर दो प्रकार थे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी के अंदर फर्दर दो प्रकार थे, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकेंड टर्मिनोलॉजी प्रोप्राइटर, थर्ड टर्मिनोलॉजी कैपिटल, और उसका ऑपोजिट भी मैंने आपको बताया, ड्रॉइंग्स। फोर्थ टर्मिनोलॉजी एसेट्स। एसेट्स के अंदर दो प्रकार थे, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि सर ये वर्ड्स आप हमें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? बच्चों बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं पे मेंशन होंगे। So if you are not aware with the words, you are not aware with the meaning, concept, then you will get stuck up and you will not get the things properly. So this is again like a base. So that's why we are
putting emphasis on specific words and we are trying to understand the words, terminologies. Chalo, I am going on the fifth item and that is liability. बहुत इंपॉर्टेंट है. एसेट का ऑपोजिट लायबिलिटी. Asset is something which we are going to get in future or we will be able to use in future. That is an asset. Asset का उल्टा होता है liability. Liability means obligation. चलो बाजू में लिख दो, मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखो. liability के बाजू में ब्रैकेट में obligation. Obligation का मतलब ये है कि we have to perform some duty or we have to pay somebody. That is liability. Obligation. एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपको आपके घर पे से आपके मॉम ने बोला कि बेटा एक काम करो, चलो थोड़ा एक ग्रोसरी शॉप में से ब्रेड बटर लेके आइए. तो आप ग्रोसरी शॉप में गए, आपने जो शर्मा जी थे अपने, वही शर्मा जी ग्रोसरी वाले, शर्मा जी को बोला कि शर्मा जी एक ब्रेड का पैकेट चाहिए. कितने का है? शर्मा जी ने बोला 30 रुपए का है. शर्मा जी बटर का भी एक पैकेट चाहिए 200 ग्राम्स. कितने का है? शर्मा जी ने बोला 50 रुपए का है. तो दोनों का टोटल मिला के हो गया 30 + 50, टोटल हो गया 80 रुपीज. ठीक है. तो शर्मा जी ने बोला हाँ ये लो बटर और ये लो ब्रेड. ठीक है. अब आपने बोला शर्मा जी मेरे मॉम ने कहा है कि आप शर्मा जी को बता देना कि हमारा फ्लैट नंबर ये है, हम लोग का, हमारा डैडी का नाम ये है. तो शर्मा जी आपको गुड्स दे देंगे, पैसा बाद में लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द मंथ पिताजी पे कर देंगे. मतलब ये कौन सा प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ? कैश की क्रेडिट. पैसा तुरंत पे नहीं किया है, फ्यूचर में हम पे करेंगे. तो कौन सा प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ. वेरी गुड, करेक्ट है. अच्छा, तो शर्मा जी ने हमें ब्रेड और बटर दे दिया, लेकिन हमने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं. हमने बोला है कि पापा ने बोला है वो एंड ऑफ द मंथ आएंगे तब आपका हिसाब क्लियर कर लेंगे. ऐसा जनरली होता है ना. इसका मतलब ये है कि हम जितने गुड्स शर्मा जी के पास से लेते जाएंगे, जितनी बार मैं परचेज करता हूं, मैं एक लायबिलिटी क्रिएट करता हूं, बिकॉज दिस मच अमाउंट इज पेबल इन फ्यूचर. ये ब्रेड बटर लिया तो 80 रुपीज आई हैव टू पे इन फ्यूचर. आई हैव क्रिएटेड अ लायबिलिटी, क्रिएटेड एन ऑब्लिगेशन. दैट इज अ लायबिलिटी. आप चेक करो, मेरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, अमाउंट इज पेबल, इट इज एन ऑब्लिगेशन, देयरफॉर अ लायबिलिटी. एनीथिंग विच इज पेबल इन फ्यूचर इज अ लायबिलिटी. उसके नीचे मैंने वर्ड्स दूसरे लिखे हैं. टू ओ मीन्स टू पे, दैट इज अ लायबिलिटी. ऐसे मुझे समझना है. चलो प्लीज राइट डाउन गाइस, इतना लिख लो. Write down the word liability with example. Any obligation, any obligation, it is a liability. तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं. हाँ, आई एम श्योर यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड यू विल कैच इट अप. हाँ, मैं इसे कनेक्ट करता हूं. प्रोप्राइटर घर पे से पैसा लेके आया बिजनेस में, जिसे मैंने कहा था कैपिटल वर्ड यूज किया था, याद होगा तो. आई रिपीट, प्रोप्राइटर घर पे से पैसा लेके आया बिजनेस में, जिसको मैंने वर्ड डिनोट किया था कैपिटल. बिजनेस के लिए ये भी एक प्रकार का लायबिलिटी है, क्योंकि ये कभी ना कभी वापस पे करना पड़ेगा प्रोप्राइटर को. सो इवन कैपिटल इज अ लायबिलिटी. यस, बिजनेस के एंगल से सोचो. अगर आपको बुक कीपिंग में, अकाउंट्स में ग्रिप स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ऐसा सोचो कि मैं बिजनेस हूं, प्रोप्राइटर वो अलग है. वो प्रोप्राइटर घर पे से लेके आया मेरे पास में, that is capital introduced. Some or the other day I will have to pay it back to him. That's why it is an obligation, it's a liability. ऐसे मुझे समझना है. चलो लिख लिया ये. I hope done.
इसके नीचे मैंने अलग अलग प्रकार के बैंक्स और बैंक के बैंक के अकाउंट लिखे हुए हैं। आई एम श्योर आप लोग सब लोग भी बैंक में जाते होंगे। अभी तो 1.5 साल से तो आप नहीं गए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन उससे पहले या अब से आप जाना स्टार्ट करोगे, उससे पहले तो आप शायद स्कूल में रहेंगे 7th-8th स्टैंडर्ड में, तो जाना कम ही होता होगा, लेकिन जाना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑपरेट्स। एस्पेशली आई विल टेल यू, आई टेक माई किड्स टू द बैंक एज एंड व्हेन चांस परमिट्स। या आई टेक माई डॉटर एंड माई सन टू द बैंक अलॉन्ग विथ मी, कि चलो भाई मेरे साथ में आओ बैंक में, देखो क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। या आर्यंश, मैं ड्राइंग्स के बारे में लिखाऊंगा, ये देखो ये नीचे ड्राइंग्स आ रहा है ना, तब मैं आपको लिखाऊंगा, डोंट वरी। राइट, सो बैंक में अलग अलग प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। आई एम श्योर आप सब लोगों का सेविंग्स बैंक अकाउंट आपके पेरेंट्स ने ओपन किया होगा, आई होप। क्योंकि जो भी आपका सेविंग्स होता है, आप जो भी कुछ पॉकेट मनी सेव वगैरह करते हो, वो अगर आप बैंक में रखेंगे तो वो सिक्योर जगह पे रहेगा, यू नो। सो अभी तो आप डेफिनेटली, यू ऑल आर माइनर, बट टिल द टाइम ऑफ मेजर यू बिकम, यू कैन ओपन अ माइनर अकाउंट और उसमें सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरा एक होता है करंट अकाउंट। ये बिजनेस पीपल मेंटेन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है ना, वो करंट अकाउंट इसलिए उसे करंट कहते हैं क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, डिपॉजिट इश्यू, डिपॉजिट इश्यू, डिपॉजिट इश्यू, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ करंट अकाउंट। थर्ड अकाउंट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ये भी बिजनेस के लिए होता है। मतलब जितना पैसा मेरे बैंक करंट अकाउंट में है, उससे ज्यादा पैसा अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो उसे हम कहते हैं ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड फोर्थ अकाउंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, हमारा इनकम हो जाएगा, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जी हाँ, उसे हम कहते हैं एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी। शॉर्ट में एफडी यूज करते हैं इसके लिए वर्ड। मैं बाजू में लिख देता हूं, आप भी लिख सकते हैं, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स के पास में भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स होंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं। You can talk to your parents about FD. चलो चेक करो, इतना लिख लो और उसके बाद में I will come on the drawings term. Check it. चलो बच्चों, आई थिंक डन। ओके, तो ये 4 बैंक अकाउंट आई विश दैट यू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू विल विजिट। ये बाय द वे असाइनमेंट भी मैं दूंगा, बाय द वे जब हम क्लास में मिलेंगे तो आपको एक के बाद प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मिलेंगे।
that you have to go to bank, you have to collect the slip book, you have to show me the check book, check लीफ आपको दिखाना पड़ेगा. ये सब आपको धीरे धीरे मैं असाइनमेंट दूंगा ताकि you will be well versed with the system of the bank also, right? वो करेंगे, not to worry, don't worry. सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी पे मैं आ रहा हूं, that is drawings. या सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी नंबर 6, ड्राइंग्स. इसके ऊपर मैं आ रहा हूं. ड्राइंग्स मीन्स, मैं बाजू में स्मॉल हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, आप प्रॉपरली लिखोगे, राइट? यू ऑल राइट नॉर्मली. मैं, क्योंकि जगह मेरे लिए थोड़ा कम है, when amount is withdrawn from business for personal use or house, comma, it is called as drawings. It is called as drawings. चलो प्लीज राइट डाउन. कैपिटल का उल्टा है. कैपिटल में मैंने क्या लिखाया था? जब घर पे से पैसा मैं बिजनेस में लेके आता हूं, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. उसका उल्टा, जब बिजनेस में से पैसा मैं घर पे लेके जाता हूं, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है बच्चों. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी फॉर पेइंग ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन. इट कैन बी फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग. हम घूमने लेके गए परिवार को, समझो लोनावाला, बारिश का मौसम है, लोनावाला घूमने लेके गए, ये भी पर्सनल रीजन है. हमने हमारे वाइफ को एक नेकलेस परचेज कर दिया, ओके, एनिवर्सरी आ रहा था, तो हमने एक सॉलिटेयर का नेकलेस परचेज किया. पर्सनल यूज है, बिजनेस यूज नहीं है. अगर बिजनेस में से पैसा उठाया और पर्सनल यूज के लिए आपने यूज किया है, इट विल बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. ये हमें समझना है, राइट? सो इन ऑल 6 टर्मिनोलॉजीज वी लर्नड टुडे, 6 टर्मिनोलॉजीज. एक बार फटाफट रिव्यू करके जाते हैं. चेक करो. सबसे पहला क्या था हमारा? ट्रांजैक्शन. सबसे पहला ट्रांजैक्शन. जैसे ही ट्रांजैक्शन वर्ड मेरे दिमाग में आता है, देखो, हो सके उतना कंसेप्चुअल स्टडी करना है, मगअप मत करना. अगर स्कूल में ये हैबिट हुआ रहेगा तो हो सके तो ये हैबिट को निकालो. वी हैव टू डू एब्सोल्युटली कंसेप्चुअल स्टडी. जैसे ही ट्रांजैक्शन वर्ड आता है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का मैंने एग्जांपल दिया आपको. गुड्स के लिए मैंने बोला पेन परचेज किया, सर्विस के लिए मैंने बोला कि आपने रिक्शा का राइड लिया और रिक्शा वाले को 22 रुपीज पे किया. एग्जाम्पल से याद रखने का, ओके. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं. मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, दोज आर बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शन, cannot be recorded in books of account. Monetary transaction में there can be cash transaction, there can be credit transaction. Cash transaction immediately settle हो जाता है, so it gets completed immediately. Credit transaction, good service तो मिल गया लेकिन immediately payment नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा. होगा जरूर, फ्यूचर में होगा, इसलिए उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट? फिर हमने सेकंड टर्म पढ़ा, प्रोप्राइटर रिफर्स टू द ओनर. नेचुरली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एंड ओनर और द प्रोप्राइटर टेक्स द इनिशिएटिव. नेक्स्ट वी डिड कैपिटल. घर पे से प्रोप्राइटर जो भी पैसा लेके आता है बिजनेस में, उसे हम कहते हैं कैपिटल, राइट? कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स, वो नंबर 6 में मैंने लिखाया है. उसके बाद में हमने पढ़ा एसेट्स. एनीथिंग विच वी कैन यूज इन फ्यूचर फॉर द बिजनेस. एसेट 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल विच वी कैन सी, फील एंड टच.
intangible we cannot see, feel and touch. Simple है. Liabilities, assets का उल्टा liability, obligation है, payable है, okay, ये liability है, मेरा obligation. Assets में receivable होता है, liability में payable होता है. उसका भी मैंने एग्जाम्पल बाजू में आपको लिखाया. कुछ बैंक के अकाउंट के बारे में मैंने डिस्कस किया इसके बाद में, बिकॉज दैट पार्ट विल आल्सो कम इन फ्यूचर. एंड लास्ट आइटम वी डिस्कस दैट वाज ड्रॉइंग्स. कैपिटल का उल्टा, बिजनेस में से जब पर्सनल यूज के लिए हम कुछ भी विड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, राइट. प्लीज रिवाइज दीज टर्म्स अगेन एंड अगेन, ओके, एंड इट शुड बी नेचुरल. इट शुड नॉट बी मग्ड अप, बट विथ कंसेप्ट इट शुड बी रिमेंबर्ड. आगे हमें ये यूज आएगा, राइट. तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं. एनीबडी एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ. आई विल बी हियर फॉर कपल ऑफ मिनट्स. इफ यू डू नॉट हैव डाउट देन यू कैन साइन ऑफ. नेक्स्ट लेक्चर में यहां से हम कंटिन्यू करेंगे. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी नोट वेरी केयरफुली बच्चों, राइट, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आगे के कंसेप्ट हम समझेंगे, राइट. Fine guys, any doubt you can ask me. If no doubt, then you can sign off. Again we will continue in the next meeting.